अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ उर्वा अज़ीम। आई एम पीपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री टॉपर 2022। लेक्चरर केमिस्ट्री के इंटरव्यूज़ के हवाले से कुछ क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मोस्टली इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं और प्रीवियस इंटरव्यूज़ से ही कलेक्ट किए गए हैं, तो उनको सॉल्व फॉर्म में आपके साथ शेयर करने के लिए ये कुछ वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया गया है और उस सीरीज़ में ये 5 नंबर की वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हैं। ये वीडियोस पीपीएससी, एफपीएससी और प्राइवेट सेक्टर में आप कहीं भी केमिस्ट्री की जॉब के लिए जाते हैं तो हर जगह के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास और आज की वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। व्हाट डू यू नो अबाउट बाईयूरेट टेस्ट? बाईयूरेट टेस्ट अब जो है ये परफॉर्म किया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड की आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए, और जिससे हमारे पास प्रोटीन की जो अमाउंट है उसका अंदाज़ा आ जाता है कि उसमें प्रोटीन की अमाउंट कितनी है। इसमें जो रीजेंट यूज़ होता है वो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जिसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और रोशेल सॉल्ट है। रोशेल सॉल्ट की हम पहले भी बात कर चुके हैं। सोडियम पोटाशियम टार्टरेट को रोशेल सॉल्ट कहते हैं। तो ये मिक्सचर जो है ये हमारे पास बाईयूरेट टेस्ट में एज ए रीजेंट यूज़ होता है। रोशेल सॉल्ट का इसमें जो पर्पज़ है वो इसको चिलेटिंग एजेंट के तौर पर काम करती है और जो कॉपर+2 है उसको स्टेबलाइज करके रखती है, कॉपर+1 में कन्वर्ट होने नहीं देती। जब हम अपने मिक्सचर में ऐड करते हैं जिसमें कि हमारा एनालाइट होता है तो वहाँ पर ये कॉपर की जो है रिडक्शन होती है और उससे पहले ये इसको स्टेबलाइज करके रखती है रोशेल सॉल्ट। कॉपर+2 जो है वो प्रोटीन के नाइट्रोजन के साथ बाइंड करेगा और जिसके रिज़ल्ट में खुद रिड्यूस हो जाएगा और कॉपर+1 में चेंज हो जाएगा। इसमें जो हम यूज़ करते हैं, हम एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं एनालाइट का, देन हम उसमें 1% सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करते हैं, देन फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का और जिसके रिज़ल्ट में पर्पल कलर आता है। वो वाली प्रोटीन्स जिनमें कि हमारे पास कोई बफर मौजूद होता है जैसे कि ट्रिस या अमोनिया, तो वो वाली प्रोटीन्स जो हैं वो बाईयूरेट टेस्ट जो है पॉजिटिव नहीं देती। वो इस वजह से कि ये दोनों चीज़ें हैं ये हमारे रीजन के साथ इंटरफेयर करती हैं जिसकी वजह से टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता। तो ट्रिस जो है ट्रिस हाइड्रोक्सी मिथाइल अमीनो मीथेन, ट्रिस इसको कहते हैं, ये इसका कंप्लीट आईयूपैक नेम है। ये हमारे पास बाईयूरेट टेस्ट की जो है उसकी एक एलेबोरेशन है जिसमें कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने सैंपल लिया, सैंपल में हमने एग वाइट ली है। एग वाइट जो है एक प्रोटीन होती है, तो इसका हम टेस्ट करने जा रहे हैं। हम इसमें 1 cm³ 1% NaOH का सॉल्यूशन डाल देंगे, इसको शेक कर लेंगे, देन हम 1% कॉपर सल्फेट डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप और साथ ही हम शेक करते जाएंगे। तो इतने में जो है वो हमारे पास जो कलर है इसका चेंज हो जाएगा, वॉयलेट कलर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट के हवाले से है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्टली इसमें से इसका कोई भी पार्ट पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसको डिफरेंट तरह से पूछा जा सकता है। आइडोफॉर्म टेस्ट को देख लेते हैं। ये चेक करने के लिए यूज़ होता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स की प्रेजेंस को। कार्बोनाइल कंपाउंड्स और वो भी इस तरह के जो कि अगर तो वो हमारे पास कोई कीटोन है तो मिथाइल कीटोन हो या अल्कोहल्स के लिए यूज़ होते हैं। अल्कोहल भी इस तरह का जिसके पास सेकेंड नंबर पे मीन के ऐसा सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें सेकेंड नंबर पे ही हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा होता है, जैसे कि इस केस में लगा हुआ है। इसके अलावा सिर्फ एक प्राइमरी अल्कोहल है जो कि आइडोफॉर्म का पॉजिटिव टेस्ट देता है और वो इथानॉल होता है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं इनकी डिटेक्शन, इनको कंफर्म करने के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट को यूज़ किया जाता है। आइडोफॉर्म टेस्ट को आइडोफॉर्म टेस्ट क्यों कहते हैं ये भी क्वेश्चन कर लिया जाता है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो आइडोफॉर्म होता है। और आइडोफॉर्म का फॉर्मूला अगर हम देखें, वैसे आगे जो है इसको हमने कंप्लीट रिएक्शन को डिस्कस करना है, तो CH3 जो है वो आइडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है।
और ये येलो पीपीटी होता है, येलो पीपीटी बनता है। द रिएक्शन ऑफ आयोडीन आ बेस एंड अ मिथाइल कीटोन, मीन के हम रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन और बेस का, और साथ में हमारा जो भी कंपाउंड होगा, जैसे मिथाइल कीटोन हो सकता है, हमारे पास इथानॉल हो सकता है, हमारे पास कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है जिसका हाइड्रोक्सल 2 पोजीशन पे लगा हो, तो उसके रिजल्ट में एक येलो पीपीटी बनता है जो कि आइडोफॉर्म होता है। तो ये हमारे पास रिएक्शन है और इसमें एंटीसेप्टिक स्मेल होती है। कंपाउंड जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं उसमें एसिटाल्डिहाइड आता है, देन हमारे पास मिथाइल कीटोन्स आती हैं, इथानॉल आता है। और इथानॉल ये टेस्ट क्यों देता है, क्योंकि ये इजीली ऑक्सीडाइज होके एसिटाल्डिहाइड बना देता है, और एसिटाल्डिहाइड एक्चुअली जो होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। देन सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं जो कि जिनके पास मिथाइल ग्रुप हो अल्फा पोजीशन पे, या इसको इस तरह से आप डिफाइन कर दें कि अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप हो, ये अल्फा पोजीशन है, या इस तरह से डिफाइन कर दें कि सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हो। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें कि मिथाइल कीटोन है, इसको हमने आयोडीन और NaOH के साथ ट्रीट करवाया, तो इसमें सिंपली ये जो CH3 है ये असल में आइडोफॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये आइडोफॉर्म बना दी इसने आयोडीन के साथ, और बाकी का जो यहाँ पर है ये ये कार्बोक्सिलेट की सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया है, मीन के कार्बोक्सिलेट एनाइन में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह अगर हम अपनी सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ आएँ तो इसका भी ये जो मिथाइल पार्ट है ये आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और जबकि जो अल्कोहलिक कार्बन है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज हो गई। तो ये इसका रिएक्शन है। नेक्स्ट हम इथानॉल को देख लेते हैं। इथानॉल में भी ये जो मिथाइल ग्रुप है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ रिएक्शन करके आइडोफॉर्म बना देगा, येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म। और जो बाकी का जो पोर्शन है ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलेट एनाइन बना देगा, और बाकी ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसमें बेस और आयोडीन यूज़ करने का पर्पस क्या है। बेस क्या करेगी, सबसे पहले ये एसिडिक हाइड्रोजन है जो कि अल्फा पोजीशन पे है, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगी और देन यहाँ पे एनाइन बन जाएगा, ये एनाइन बन गया। और एनाइन जो है ये आयोडीन के ऊपर अटैक करके उसमें से आयोडीन को अपने साथ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेगा। देन हमारे पास एक और बेस आएगी अगले स्टेप में, सेम वैसे ही स्टेप आएगा, और नेक्स्ट वाला जो हाइड्रोजन है वो भी एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा, जिसके नतीजे में फिर से कार्बोनाइन बना, और कार्बोनाइन ने फिर से आयोडीन को एब्स्ट्रैक्ट किया। और इसके बाद जो बेस है वो थर्ड वाला हाइड्रोजन भी उसने एब्स्ट्रैक्ट किया, और कार्बोनाइन बना, उसने दोबारा से आयोडीन पे अटैक किया, और जिसके रिज़ल्ट में ये हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बन गया। अब जो है ये हाइड्रोक्सल जो एनाइन है ये एज ए बेस नहीं अटैक कर रहा, अभी यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अटैक कर रहा है। ये भी एक डिफरेंस पूछ लिया जाता है न्यूक्लियोफाइल और बेस के बारे में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो कि किसी भी कार्बन के ऊपर अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, जबकि बेस वो चीज़ होती है जो कि हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो अभी ये यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता हुआ इसको इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, और वो जब रीअरेंजमेंट दोबारा होगी जिसकी वजह से CI3 वाला जो है वो एनाइन की फॉर्म में निकल जाएगा। अब चूँकि इसके ऊपर एक लोन पेयर है तो वो इस हाइड्रोक्सल में से ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और खुद आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ये कार्बोक्सिलेट एनाइन आ गया। और चूँकि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया है तो यहाँ पे सोडियम आयन जो है इसके साथ आके तो ये एक सॉल्ट बन जाएगी। तो ये इसका मैकेनिज़्म था। इसका जो रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये येलो पीपीटी बने हुए हैं। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट लिया है इन्होंने। इसके अलावा ये कुछ और टेस्ट हैं, टॉलरेंट टेस्ट, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये इसमें सिल्वर मिरर बनता है और ये कुछ इस तरह का होता है। नेक्स्ट DNP टेस्ट है, डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन का टेस्ट, जो कि कीटोन्स देती हैं। तो उसमें ऑरेंज कलर के जो PPTs बनते हैं तो वो कुछ इस तरह के होते हैं। तो ये विजुअल जो प्रेजेंटेशन है इससे आपको जो है आपके माइंड में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे से मीन के क्लियर हो जाएंगी। आइडोफॉर्म के बारे में कुछ और चीज़ें हम डिस्कस कर लें कि आइडोफॉर्म टेस्ट को हम किस किस को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट को
यूज़ किया जाता है एसिटाल्डिहाइड्स को बाकी जितनी भी एल्डिहाइड्स हैं उनसे डिस्टिंग्विश करने के लिए। उसके अलावा हम इथानॉल मिथानॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा सेकेंडरी अल्कोहल्स जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है सेकेंडरी पोजीशन पे है उसको बाकी सेकेंडरी अल्कोहल से डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा मिथाइल कीटोन को बाकी तरह की जो कीटोन्स होती हैं इसके अलावा उनसे डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि जो आइडोफॉर्म है, आइडोफॉर्म में हम मीन के आइडोफॉर्म टेस्ट ही क्यों यूज़ करते हैं, क्लोरोफॉर्म टेस्ट क्यों नहीं यूज़ करते, मीन के जिसमें कि क्लोरोफॉर्म बन जाए कि जिसमें हम आयोडीन की जगह क्लोरीन यूज़ कर लें तो वो भी तो सेम ऐसा ही रिएक्शन होगा, तो वो हम यूज़ क्यों नहीं करते, तो इसका आप आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज़ मोलिश टेस्ट। मोलिश टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस को चेक करने के लिए। इसमें जो रीजेंट यूज़ होता है वो अल्फ़ा नेफ्थोल होता है। अल्फ़ा नेफ्थोल हमारे पास दो जो बेंजीन रिंग्स हैं वो फ्यूज़ हुए होते हैं और ये कुछ इस तरह नीट नहीं बन रहा, तो इसकी जो ये अल्फ़ा पोजीशन है यहाँ पर एक OH ग्रुप लगा होता है तो ये हमारे पास अल्फ़ा नेफ्थोल है और ये अल्फ़ा नेफ्थोल का हम सॉल्यूशन यूज़ करते हैं इथानॉल में। इसको हम मोलिश रीजेंट कहते हैं। इस रीजेंट को जब हम एनालाइट में डालेंगे उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के सल्फ्यूरिक एसिड के, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो पर्पल रिंग बन जाएगा। पर्पल रिंग कहाँ बनेगा, हमारे पास नीचे एनालाइट का सॉल्यूशन था, देन हमने अपना रीजेंट डाल दिया और देन जब हम इसमें पोर कर रहे हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 तो ये जो जंक्शन है यहाँ पर एक रिंग बनेगा जो कि पर्पल कलर का होगा एट द इंटरफेस। ये दोनों सॉल्यूशन आपस में मिक्स नहीं हो रहे इसलिए ये इंटरफेस बनी हुई है और यहाँ पे रिंग बन जाएगा। टेस्ट कौन कौन देते हैं, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं एक्सेप्ट ट्रायोसिस एंड टेट्रोसिस, तो बाकी सारे मोनोसेक्राइड भी देते हैं, डाइसेक्राइड्स भी देते हैं, पॉलीसेक्राइड्स भी देते हैं। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड भी ये टेस्ट पॉजिटिव देता है। इसके अलावा जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो भी ये टेस्ट पॉजिटिव देता है। मोलिश टेस्ट में हम कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं, उसके अंदर 2-3 ड्रॉप अल्फ़ा नेफ्थोल डाल देते हैं और उसको मिक्स करते हैं, देन हम 2 ml डालते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के और उसके रिज़ल्ट में पर्पल कलर का रिंग बन जाता है जो कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये रिंग बना होगा। पॉजिटिव मोलिश टेस्ट जो है वो इंडिकेट करता है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है और ये जो टेस्ट है ये कार्बोहाइड्रेट की कंफर्मेशन के लिए लेबोरेटरी में मोस्टली यूज़ होने वाला टेस्ट है। नेक्स्ट हम मोलिश टेस्ट का रिएक्शन देख लेते हैं कि डी ग्लूकोज कैसे रिएक्शन करता है कि जिसके नतीजे में हमारे पास वॉयलेट कलर का रिंग बनता है। तो जब हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये फर्फ्यूरल में चेंज हो जाएगा। फर्फ्यूरल ये फ्यूरॉन रिंग है जिसके साथ एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, तो वो सारी सब्सटेंसेस जो कि फर्फ्यूरल में चेंज हो सकती हैं तो वो सारी सब्सटेंसेस हमारे पास ये टेस्ट पॉजिटिव देती हैं। अभी यहाँ पर फर्फ्यूरल है और अल्फ़ा नेफ्थोल है। अल्फ़ा नेफ्थोल की ये जो पोजीशन है ये OH की पैरा पोजीशन, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल अल्फ़ा नेफ्थोल के फर्फ्यूरल की इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। यहाँ पर ये अटैचमेंट हो चुकी है और इसकी जो है मज़ीद हाइड्रोलिसिस के नतीजे में यहाँ कॉन्जुगेशन डेवलप हो जाएगी यहाँ पे, और जिसकी वजह से ये एक कॉन्जुगेटेड कॉम्प्लेक्स है और ये कॉम्प्लेक्स जो है ये वॉयलेट कलर का होता है जो कि रिंग की फॉर्म में हमें नज़र आ रहा होता है। तो ये था मोलिश टेस्ट के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, डिफाइन इंडिकेटर। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि सॉल्यूशन की पीएच चेंज होने के साथ साथ अपना कलर भी चेंज कर लेती हैं। सॉल्यूशन की जैसे जैसे पीएच चेंज होती है तो हमारे पास इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करके हमें इंडिकेट कर देते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर पीएच में चेंज आ गया है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 pH में, चूँकि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो हम यूज़ करते हैं स्ट्रिप्स की फॉर्म में, तो उन पे ये वाले कलर्स आते हैं। 1 पे रेड आता है, देन थोड़ा सा ये येलोविश की तरफ जाता है 5 पे, देन ये ग्रीनिश की तरफ आता है, देन ये थोड़ा सा ब्लूइश की तरफ आता है और देन
हाईली बेसिक जो है ये वॉयलेट की तरफ आ जाता है। तो ये 7 जो है ये न्यूट्रल पीएच है, और इससे नीचे जैसे जैसे हम आते जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी। जो 1 वाला है वो ज़्यादा एसिडिक होगा 2 या 3 की निस्बत, जबकि 14 वाला ज़्यादा बेसिक होगा 12 और 13 की निस्बत। तो अल्कलाइन की जो स्ट्रेंथ है वो इधर को इंक्रीज हो रही है, जबकि एसिडिटी की इधर को इंक्रीज हो रही है। इंडिकेटर्स जो हैं वो मोस्टली वीक एसिड्स होते हैं या बेसिस होते हैं, लेकिन इनके जो कॉन्जुगेट एसिड और बेसिस होते हैं उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। मीन कि ये खुद तो वीक एसिड या वीक बेसिस होते हैं, लेकिन इनके जो कॉन्जुगेट बेसिस और एसिड्स बनते हैं वो असल में कलर्स देते हैं, और जिसकी वजह से डिफरेंट कलर्स होने की वजह से ये हमें एसिडिक सॉल्यूशन में एक डिफरेंट कलर देगा और बेसिक में डिफरेंट देगा, जिसकी वजह से हम इनको यूज़ करते हुए कलर को हम ऑब्ज़र्व करते हुए देख लेंगे कि इस सॉल्यूशन की पीएच एसिडिक है या बेसिक है। और इसलिए विजुअल एविडेंस देते हैं हमें किसी भी चेंज के बारे में, और कि कोई थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल स्पीशी, कौन से केमिकल स्पीशी की कोई एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन मौजूद है तो उसके बारे में ये विजुअल एविडेंस हमें देते हैं। एसिड और बेसिस जो हैं उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, और उनके जो कॉन्जुगेट बेसिस और एसिड्स हैं उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। वही वाला इसका जो प्रिंसिपल है यही इस दूसरे और चौथे पॉइंट्स में बयान किया गया है। देन हम कुछ इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। लिटमस के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये जो लिटमस इतना ज़्यादा यूज़ होता है, एक्चुअल में इसकी हिस्ट्री क्या है या इसका फार्मूला क्या है या ये किस तरह से वर्क करता है। ये एक्चुअल में एक सेपरेट क्वेश्चन है, लेकिन इसी के ही सब क्वेश्चन के तौर पर मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो लिटमस जो है ये कोई एक कंपाउंड नहीं होता, बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ ऑफ लाइकन से हासिल की जाती हैं। अब लाइकन क्या होता है? एक बायोलॉजिकल टर्म है। लाइकन हम कहते हैं एल्गी और फंजाई की जो एसोसिएशन होती है, जो कि हम मिल के रहते हैं, एल्गी और फंजाई मिल के रहते हैं, तो उसको लाइकन कहते हैं। तो लाइकन जो कि नेदरलैंड में पाए जाते हैं, तो उनसे ये कंपाउंड्स हासिल किए जाते हैं, जैसे कि लेकानोरा टार्टारी एंड रोसीला टिंक्टोरम। तो इससे ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन थी तो मैं शेयर कर रही हूँ। लिटमस जो है ये अब कलर कौन सा देता है? एसिडिक सॉल्यूशन में रेड और अल्कलाइन सॉल्यूशन में ब्लू कलर देता है। और ये ओल्डेस्ट इंडिकेटर है हमारे पास, जो कि बहुत अरसे से यूज़ होता चला आ रहा है एसिड और बेसिक नेचर को डिटेक्ट करने के लिए। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ये मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि इसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल में ये है क्या। तो ये 7 हाइड्रोक्सी फिनोऑक्साजोन होता है। ये एक क्रोमोफोर है, इसका ये फार्मूला है। ये फिनोऑक्साजोन है, ये जो पेरेंट रिंग है इसका नाम फिनोऑक्साजोन है, और यहाँ पे ये 7th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये लिटमस का जो है फार्मूला है। और लिटमस जो है ये असल में एक वीक एसिड होता है, और जब एसिड में हम इसको रखते हैं तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड होगा। यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो भी अप्लाई हो रहा है, तो बैकवर्ड होगा, जिसके रिजल्ट में ये वाला कंपाउंड जो है एसिड में एसिडिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाएगा, और इसका जो कलर है वो रेड होता है। इसीलिए लिटमस जो है वो रेड कलर शो करता है एसिडिक इन्वायरमेंट में, जबकि बेसिक इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन जो हैं, हाइड्रोजन प्रोटॉन्स जो हैं ये यूज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा, और लिटमस के जो आयंस हैं, एनायंस हैं, ये ज़्यादा हो जाएंगे और ये ब्लू कलर के होते हैं। इसीलिए ये बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर देता है। जब हम इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं तो कुछ और भी इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स, तो उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों इंडिकेटर्स हैं। फिनोफ्थलीन को अगर हम देखें तो ये एसिडिक इन्वायरमेंट में जो है कलरलेस होता है, जबकि बेसिक इन्वायरमेंट में पिंक कलर होता है, और इसका जो कलर चेंज आता है वो 8.2 pH पे आता है, मीन के 8 से 10 के दरमियान में इसका कलर चेंज होता है। जबकि जो मिथाइल ऑरेंज है इसका एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर होगा और बेसिक में ये येलो कलर का होगा, और इसका जो कलर चेंज है वो 3 to 5 के दरमियान में आता है, या
2 भी कहा जा सकता है कि इस पॉइंट पे इसका कलर चेंज आता है। जबकि लिटमस जिसकी हमने पहले बात की है कि एसिडिक में रेड है और बेसिक में ब्लू कलर का होता है और उसका जो कलर चेंज है वो 5 to 8 के दरमियान में आता है। यहाँ पे आप विजुअल जो है ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं कि यहाँ पे फिनोल्फथलीन का कलरलेस है एसिडिक एनवायरनमेंट में और बेसिक एनवायरनमेंट में इसका कलर पिंक है। जबकि मिथाइल रेड जो है इसका रेड कलर है एसिडिक एनवायरनमेंट में और बेसिक में येलो कलर है। इसके अलावा ये कुछ और इंडिकेटर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आप मिथाइल ऑरेंज को देख सकते हैं कि इसका वीक एसिड में कलर ऑरेंज होता है। उसके अलावा जो इसकी कॉन्जुगेट बेस है यानी कि जो इसका बेस में कलर होता है वो येलो होता है। फिनोल्फथलीन का हम पहले ही देख चुके हैं, बाकियों का भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ आते हैं। हाउ इंडिकेटर्स वर्क, इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। इंडिकेटर्स के काम करने के प्रिंसिपल को बताने के लिए हमारे पास दो तरह की थ्योरीज मौजूद हैं। एक ऑस्वाल्ड थ्योरी है जिसे हम एसिड बेस थ्योरी भी कहते हैं। सेकंड नंबर में हमारे पास क्विनोनॉइड थ्योरी है जिसको रेजोनेंस थ्योरी भी कहा जाता है। ऑस्वाल्ड थ्योरी कैसे इंडिकेटर्स की फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करती है तो पहले ये देख लेते हैं। फिनोल्फथलीन एक वीक एसिड है और वीक एसिड होने की वजह से जब एसिडिक एनवायरनमेंट होगा तो ये आयोनाइज नहीं होगा, तो जिसकी वजह से जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वही आयोनाइज होगा और हमारा फिनोल्फथलीन आयोनाइज नहीं होता और ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है और ये कलरलेस होता है। अनआयोनाइज्ड फॉर्म जितने भी हमारे पास इंडिकेटर्स की है तो वो या तो कलरलेस है या बहुत लाइट कलर शो करते हैं, तो इसका जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है वो कलरलेस होता है। जबकि हम बेस की बात करें तो बेस में ये आयोनाइजेशन शो करेगा और आयोनाइज होने की बिना पे या इसकी आयोनाइज्ड फॉर्म जो है वो पिंक कलर की आ जाएगी हमारे पास। इसका पॉइंट ऑफ चेंज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 8.2 है। मीन कि 8.2 pH से पहले इसका कलर कलरलेस होगा, जबकि 8.2 के बाद इसका कलर पिंक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज एक वीक बेस है। वीक बेस होने की वजह से एसिड में तो ये आयोनाइज हो जाएगा, जबकि बेस में ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। तो एसिड में जब ये आयोनाइज हो जाएगा तो इसका कलर ऑरेंज कलर का आएगा, इसीलिए इसको मिथाइल ऑरेंज भी कहा जाता है। और मिथाइल, इसमें मिथाइल ग्रुप लगा होता है इसलिए इसका नेम मिथाइल ऑरेंज है। देन हमारे पास जो इसकी बेस में हम इसका कलर देख लेते हैं। बेस में ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा और येलो कलर शो करेगा। इसका जो पॉइंट ऑफ चेंज है वो 4.3 है। ये ऑस्वाल्ड थ्योरी को पूरा एक्सप्लेन किया गया है। हमारे पास ये एक वीक एसिड है फिनोल्फथलीन। ये चूँकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये वीक एसिड कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। एसिडिक एनवायरनमेंट में चूँकि प्रोटॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से कॉमन आयन इफेक्ट के तहत ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगा और बैकवर्ड जाने की वजह से जो अनआयोनाइज्ड फिनोल्फथलीन है वो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और ये चूँकि कलरलेस है तो कलरलेस जो है वो हमें इंडिकेशन होगी। जबकि बेसिक एनवायरनमेंट में ये प्रोटॉन यूज़ अप हो जाएगा और ये प्रोटॉन यूज़ होने की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड को आएगा और फिनोल्फथलीन आयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगी। आयोनाइज्ड फॉर्म जो है इसकी चूँकि वो पिंक कलर रखती है इसलिए हमें पिंक कलर नज़र आएगा। तो होप्स हो कि आपको इन थ्योरीज़ की समझ आ रही है। मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज चूँकि एक वीक बेस है और वीक बेस होने की वजह से ये भी एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। जब एसिडिक एनवायरनमेंट होगा तो एसिडिक एनवायरनमेंट में हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो यूज्ड अप हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा। रिएक्शन फॉरवर्ड आने की वजह से आयोनाइज्ड फॉर्म इसकी डोमिनेट कर जाएगी और आयोनाइज्ड फॉर्म जो है इसकी ऑरेंज कलर की होगी। जबकि बेसिक एनवायरनमेंट में हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाने की वजह से अनआयोनाइज्ड कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और वो लाइट येलो कलर का होगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी आती है क्विनोनॉइड थ्योरी, जिसको हम रेजोनेंस थ्योरी भी कहते हैं। रेजोनेंस थ्योरी या क्विनोनॉइड थ्योरी हमारे पास बेंजोइड और क्विनोनॉइड ये दो स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करती है। बेंजोइड स्ट्रक्चर जो है क्विनोनॉइड थ्योरी के मुताबिक उसका कलर या तो कलरलेस है या लाइट कलर का होता है, जबकि उसका जो क्विनोनॉइड एक फॉर्म है, ये दोनों टोटोमेरिक फॉर्म्स होती हैं। तो जो क्विनोनॉइड फॉर्म है वो इंटेंस कलर रखती हैं,
जैसे कि पिंक कलर आता है फिनोल्फ्थालीन की केस में, या ऑरेंज कलर आता है मिथाइल ऑरेंज की केस में। तो ये हमारे पास बेंजीनॉइड का स्ट्रक्चर है और ये फिनोल्फ्थालीन का स्ट्रक्चर है। फिनोल्फ्थालीन ये बेंजोइक स्ट्रक्चर है। जब हम इसको बेस में डालेंगे तो बेस में डालने से इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, टोटोमेरिक चेंज आएगा। और वो चेंज क्या है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो गया है हमारे पास, ये वाला लोन पेयर जो है ये इधर शिफ्ट हो गया। देन ये वाला जो है ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर, और यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्जुगेशन बन जाएगी। जबकि ये वाला यहाँ पर जो है बॉन्ड टूटेगा और ये हाइड्रोजन जो प्रोटॉन यहाँ से शिफ्ट हुआ था ये यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आ गया, जिसके रिजल्ट में ये क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर बना और ये पिंक कलर का है। तो ये इस तरह से फिनोल्फ्थालीन को एक्सप्लेन करता है कि जब एसिडिक इन्वायरमेंट में होगा तो तब बेंजीनॉइड जो स्ट्रक्चर है वो डोमिनेट करेगा और वो कलरलेस होगा, और जबकि जो दूसरा बेस में होगा तो क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर डोमिनेट कर जाएगा, जिसकी वजह से रेड या पिंक कलर शो होगा। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज की केस में मिथाइल ऑरेंज का जो क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर है वो शो होता है एसिडिक मीडियम में। ये मिथाइल ऑरेंज का जो है वो स्ट्रक्चर है और यहाँ पर जो है वो चेंज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पर एक ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि ये क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर है, तो इससे जो ये बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है तो इससे जो क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर बन रहा है वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे शिफ्ट हुआ, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसने जो है एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये जो है बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर ये अल्कलाइन मीडियम में होता है मिथाइल ऑरेंज का, और ये येलो कलर का होता है। जबकि एसिडिक इन्वायरमेंट में ये क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है और ये जो क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर है ये रेड या ऑरेंजिश रेड कलर शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, इनकी हम मुख्तलिफ तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। एक क्लासिफिकेशन हम इस स्लाइड में देख लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फर्स्ट नंबर पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं। फर्स्ट नंबर पे ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमें पीएच के चेंज होने पे कलर चेंज दे के इंडिकेशन देते हैं पीएच चेंज के बारे में। जैसे कि हमने पहले जितने भी इंडिकेटर्स अब तक स्टडी किए हैं, फिनोल्फ्थालीन आ जाता है उसमें, मिथाइल रेड है, मिथाइल ऑरेंज आता है, इसके अलावा लिटमस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये एसिड बेस इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हमारे पास रिडॉक्स इंडिकेटर्स हैं। ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के नतीजे में कलर चेंज करते हैं, और ये हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इंडिकेट करते हैं कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रहे हैं। मीन के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डोमिनेंट है रिएक्शन मिक्सर में या रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कलर चेंज के बारे में की मदद से हमें बताते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये कलर चेंज करने से हमें चेंज ऑफ ईएमएफ के बारे में बताते हैं। इसमें हमारे पास पोटाशियम परमैंगनेट एक इंडिकेटर है, एन फिनाइल एंथ्रानीलिक एसिड इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास एडसॉर्प्शन के इंडिकेटर्स आते हैं। एडसॉर्प्शन के इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस को जब एडसॉर्ब कर लेते हैं अपने ऊपर तो तब इनका जो है इनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। चेंज ऑफ कलर ड्यू टू एडसॉर्प्शन ऑफ ए सब्सटेंस ऑन इट्स सरफेस। तो इसमें जो हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं ये डिफरेंट तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। तो एओसिन इंडिकेटर है एक। एओसिन जो है ये यूज़ किया जाता है जब ब्रोमाइड या आयोडाइड की हम टाइट्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। इसके अलावा हमारे पास डाइक्लोरोफ्लोरेसीन एक इंडिकेटर है जो कि क्लोरीन की जब हम टाइट्रेशन करवाते हैं क्लोराइड जो क्लोराइड आइंस हैं उनकी अमाउंट को फाइंड करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर में इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड, तो वहाँ पर ये यूज़ होता है और ये येलोविश ग्रीन से रेड कलर दे देता है। इसका एंड पॉइंट जो है वो रेड होता है। तो ये इसके अलावा फ्लोरेसिन इंडिकेटर या एलिज़ेरिन रेड जो है ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ नंबर पे रेडियो एक्टिव इंडिकेटर्स आते हैं। ये वो इंडिकेटर्स हैं जो कि हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के साथ जब डील कर रहे होते हैं तो तब हम यूज़ करते हैं, और ये
एज ए ट्रेसर यूज़ किए जाते हैं इन द वैरायटी ऑफ रिएक्शंस, और उनके प्रेजेंस जो है वो हमें सूटेबल डिवाइसेस के बारे में हमें डिटेक्शन देती है। जैसे कि इसमें डिफरेंट तरह के हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे हाइड्रोजन की जगह हम हाइड्रोजन का आइसोटोप यूज़ करते हैं ड्यूट्रियम 2, ऑक्सीजन की में हम ऑक्सीजन 8 यूज़ करते हैं। इसके अलावा आयोडीन 127 इसके एग्जांपल है। एक अच्छे इंडिकेटर के कुछ फीचर्स होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। इसको रेडिली चेंज करना चाहिए कलर पीएच के हिसाब से, और इसके अलावा इसका जो कलर है वो बहुत शार्प होना चाहिए, कलर को स्टेबल होना चाहिए और ब्रिलियंट होना चाहिए, मीन इजी टू ऑब्जर्व होना चाहिए। जो दो डिफरेंट कलर्स इनके होने चाहिए, दो कंट्रास्टिंग कलर्स होने चाहिए दो डिफरेंट पीएच पे, मीन के एसिडिक पीएच में डिफरेंट कलर हो और जो हमारी बेसिक पीएच है उसमें एक कंट्रास्टिंग उसका डिफरेंट कलर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 आता है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंडिकेटर। इंडिकेटर्स को हम इस तरह भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसकी टाइप्स को इस तरह भी क्लासीफाई करते हैं कि ये इंटरनल इंडिकेटर हो सकते हैं या एक्सटर्नल इंडिकेटर हो सकते हैं। तो इंटरनल इंडिकेटर वो इंडिकेटर्स हैं जो कि हमारे रिएक्शन मिक्सर का कोई एक रिएक्टेंट है जो कि हमें कलर चेंज होने पे बता रहा है डिफरेंट चेंजेस के बारे में जो कि रिएक्शन मिक्सर में हो रही हैं। तो इसको हम बाहर से ऐड नहीं करते, ये इंटरनली ही कोई भी एक रिएक्टेंट इंडिकेटर के तौर पर काम कर रहा होता है, और ये प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिज़ायर्ड केमिकल सब्सटेंस के बारे में बताते हैं जबकि एंड पॉइंट आ जाता है। इंटरनल इंडिकेटर्स जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो रिडॉक्स टाइट्रेशंस में ही यूज़ होते हैं। जब हम KMnO4 को हम यूज़ करते हैं तो KMnO4 जो है वो एक इंटरनल इंडिकेटर के तौर पर यूज़ होता है। इसका जो है एक ब्राइट कलर होता है, पर्पल कलर, और जब इसका वो चेंज होता है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, तो उसके रिज़ल्ट में इसका भी कलर चेंज होगा जो कि इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे इसकी जो है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किस तरह का फिनोमेना रिएक्शन मिक्सर में हो रहा है। सेकेंड नंबर पे एक्सटर्नल इंडिकेटर है। ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हम रिएक्शन मिक्सर में बाहर से एक्सटर्नली कोई और सब्सटेंस ऐड करती हैं जो कि रिएक्टेंट नहीं होती, ना ही उस रिएक्शन मिक्सर में कोई पार्टिसिपेट करी है, सिर्फ उस रिएक्शन मिक्सर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कलर चेंज की बुनियाद पे। जैसे हमने अब तक जितने भी इंडिकेटर्स पढ़े हैं वो सब के सब एक्सटर्नल इंडिकेटर में फॉल करते हैं, जैसा कि मेथाइल ऑरेंज है, फिनोप्थलीन है, डाइफेनाइलामाइन है। डाइफेनाइलामाइन एक रिडॉक्स इंडिकेटर है। पोटाशियम फेरोसाइनाइड है, ये भी एक एक्सटर्नल इंडिकेटर के तौर पर काम करता है। इसके अलावा अमोनियम सल्फेट जब पोटाशियम डाइक्रोमाइड के साथ रिएक्शन करता है तो उस वाले रिएक्शन में पोटाशियम फेरोसाइनाइड एज ए इंडिकेटर यूज़ होता है, और ये सब के सब एक्सटर्नल इंडिकेटर के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी हमने क्वेश्चंस अब तक डिस्कस किए हैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही होगी। अपनी फीडबैक का कमेंट सेक्शन में इजहार ज़रूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको ईज़िली मिल सकें। और अगर तो आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको डेली बेसिस पे एफ़र्ट करनी होगी और छोटी छोटी एफ़र्ट्स करनी होंगी ताकि आप सक्सेस हासिल कर सकें। कोई भी मकसद ज़िंदगी में हासिल करने के लिए उसके लिए कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, और उस चीज़ को जो आप अचीव करना चाहते हो उसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें, तो आपको सक्सेसफुल होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।